हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। और मैं राजकुमार आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्टोरीज लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक खास बात कि आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानियों को। आधी रात हो गई थी। मेरी कार सुनसान सड़क पर भाग रही थी। कहीं कोई नहीं, बस हवा में गूंजती हवा की आवाजें। सन्नाटा डरा रहा था। अचानक आगे कोई साया सफेद कपड़े में दिखा। उसने गाड़ी रोकने का इशारा किया। सामने जैसे ही उस पर हेडलाइट पड़ी, मंत्रमुग्ध हो गया। वहां एक खूबसूरत लड़की सामने थी। मैंने कार रोक दी। वो खुद ही गेट खोलकर आकर बैठ गई और कहा, मुझे स्टेशन छोड़ दीजिए। मैंने सोचा, चलो किसी की मदद तो करनी ही चाहिए। लड़की भी अकेली कहाँ जाएगी, वो भी रात को। तो मैंने हामी भर दी। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा तो शांत भाव से मुस्कुरा रही थी। हाँ, एक चीज अलग थी। उसके कपड़े इत्र से सराबोर थे। खुशबू काफी तेज थी। मुझे अचानक डर सा लगने लगा, पर मैंने नजरअंदाज कर कार रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ ली। कुछ ही देर का रास्ता था। मैंने थोड़ी सी जानकारी के लिए उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम हैना बताया। तुम क्या करती हो? पूछने पर उसने कहा, मैं अपनी सहेली से मिलने आई हूँ। अब वापस अपने घर जा रही हूँ। मैं अब निश्चिंत सा हो गया। मैंने उसे स्टेशन छोड़ा। हैना ने उतरकर मुझे शुक्रिया कहा। मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, आप जैसे इंसान इस दुनिया में कहाँ मिलते हैं। मिलते हैं फरेबी, धोखेबाज। और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। मैं भी कार चलाते हुए वापस लौट आया। रास्ते भर सोच रहा था, आखिर वो कहना क्या चाह रही थी। उससे पूछना मुनासिब ना समझ मैं अपने कमरे में वापस आया तो वहाँ मेरे सारे दोस्त आज मेरे देर से आने पर चिंतित थे। मैंने सबको कहानी बताई। कुछ कहने लगे कि यार, तुम्हें गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए थी। मैंने कहा, वह इंसान थी, उसकी मदद करना मेरा फर्ज था। आजकल कितनी घटनाएं हो रही हैं। इस बात पर सब चुप हो गए। दोस्तों ने खाना खाया, पर बार बार उसका मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। मुझे डायबिटीज है, सो खाने के पहले दवा लेनी होती है। दवा कार में रह गई थी। मैं लेने गया तो कार की अगली सीट पर एक गुलाबी दुपट्टा पड़ा हुआ था। इत्र से सराबोर दुपट्टा अपनी कहानी बयां कर रहा था। मैंने दोस्तों को दुपट्टा दिखाया तो बारी बारी से सबने उसे छुआ। मदहोश कर देने वाली वह खुशबू से हम सराबोर हो गए। दुपट्टे को मेज पर रखकर हम खाना खाने के बाद सोने चले गए। कमरे में इत्र की खुशबू से सबको तुरंत नींद आ गई। सुबह आंख खुली, बाई की आवाज से। अधमुदी आंखों से दरवाजा खोला तो उसके हाथ में पेपर था। पेपर देकर वह चाय बनाने चली गई। चाय के साथ पेपर देखा तो सामने लिखा था, युवती ने आत्महत्या की। मैंने ध्यान से देखा तो वह लड़की वही थी जो मुझे मिली थी। चेहरा, कपड़े का रंग सब मिल रहा था। मैंने दोस्तों को उठाया और सब स्टेशन की तरफ भागे। वहां पहुंचकर देखा तो लड़की की लाश पड़ी थी। लोग ढेर सारी बातें कर रहे थे, पर सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि उसके मरने का समय शाम का था, जब वो मुझे रात को मिली थी। मेरे लिए एक नया मोड़ था। मेरी बात पे कौन विश्वास करता? मैं भी एक कोने में खड़ा हुआ सबको सुन रहा था।
पुलिस वाले खड़े थे। एक ने उस लड़की के पर्स से सुसाइड नोट निकाला, जिसमें उसने अपनी आत्महत्या की जिम्मेदारी खुद ली थी। पुलिस वाले लाश का पंचनामा कराने ले जाने वाले थे, तो मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, सर, कितनी देर पहले इस लड़की ने आत्महत्या की होगी? पुलिस वाले ने झिझकते हुए कहा, पोस्टमार्टम से पता चलेगा। दूसरे पुलिस वाले ने कहा, इस लड़की ने आत्महत्या शाम को की है, पर घर-बार का कुछ पता नहीं। हमें लग रहा है शायद धोखा दिया हो किसी ने। आजकल प्यार मोहब्बत का फैशन है। चलो हटो, हमें अपना काम करने दो। वो लाश को एम्बुलेंस में डाल चलते बने। मैं भी भारी मन से घर लौटा। उसका चेहरा अभी भी सामने था। उसकी आवाज अभी भी गूंज रही थी। आपके जैसा कोई कहाँ मिलता है? गुलाबी दुपट्टे से अभी भी खुशबू आ रही थी। दोस्तों ने सलाह दी, चलो इसे गंगा में प्रवाहित कर दें। शायद इससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। बड़े ही भारी मन से हम गंगा घाट पे आए। दुपट्टे को बहा दिया। दुपट्टा दूर कहीं बहता हुआ चला गया, पर हथेली में अभी भी उसकी खुशबू महक रही थी। पता नहीं वह कौन थी। कुणाल आज रात फिर से अपने मनपसंद काम में लगा हुआ था, यानी कि फेसबुक पर नई बनाई फ्रेंड्स से चैटिंग में। उसका काम फेसबुक पर नई नई लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना था। अभी वो उस नई लड़की को चैटिंग करके फंसाने में ही लगा हुआ था। तभी उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आई। उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। उसने चेक करा तो वहाँ नाम की जगह पर चुड़ैल लिखा हुआ था और प्रोफाइल पिक्चर में डरावनी सी किसी लड़की की फोटो लगी थी। कुणाल ने किसी का मजाक समझकर उस रिक्वेस्ट को डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन वह रिक्वेस्ट उससे डिलीट नहीं हुई। उसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन फेसबुक का एरर समझकर उसने दोबारा क्लिक किया, पर वह रिक्वेस्ट डिलीट नहीं हुई। अभी वो इस पहेली को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसके चैट बॉक्स पर नोटिफिकेशन रिंग बजी। उसने खोलकर देखा तो वह उसी चुड़ैल का मैसेज था। उसमें लिखा था, तुम मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता और अजनबियों से मैं दोस्ती नहीं करता। कुणाल ने रिप्लाई करा, ओह, लेकिन तुम तो अजनबी लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजते रहते हो। और वैसे भी हम दोनों अजनबी कहाँ हैं? हम तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हें कैसे पता कि मैं लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजता हूँ? और तुम मुझे कैसे जानती हो? कौन हो तुम? ये पढ़कर कुणाल के माथे पर पसीने की ठंडी लहर उभर आई। मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम्हें लड़कियों को होटल के कमरे में ले जाने का बड़ा शौक है। वहाँ उनकी छुप-छुप कर फ़िल्में बनाने का भी शौक है। तुम तुम झूठ बोल रही हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तुम्हारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। लगता है तुम्हें फिर से सब याद दिलाना पड़ेगा। उसने कई सारे हँसते हुए स्माइली के साथ रिप्लाई करा। और जब तक कुणाल उसका रिप्लाई पढ़ रहा था, तब तक उसका वह रूम अपने आप किसी होटल के कमरे में तब्दील होना शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में वह रूम किसी होटल के कमरे में बदल चुका था। अब कुणाल लैपटॉप के साथ टेबल कुर्सी पर नहीं, बल्कि एक डबल बेड पर लेटा हुआ था। कुणाल बार-बार अपनी आंखें मसल रहा था। उसे इस सब पर यकीन नहीं हो पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सपना देख रहा हो। काफी देर तक आंखें रगड़ने के बाद भी वहां के हालात नहीं बदले। वो मुंह और आंखें फाड़े कमरे को इधर-उधर देख रहा था। उसे वह कमरा कुछ जाना-पहचाना लगा।
उसने दिमाग पर जोर दिया तो उसे 2 साल पहले की रागिनी याद आ गई, जिसे वह इस रूम में लेकर आया था। अभी वो ये सब देखकर सोच ही रहा था कि तभी रूम से अटैच बाथरूम से किसी लड़की की आवाज आई। कुणाल, प्लीज मेरे कपड़े बाथरूम में पकड़ा दो। यार जल्दी, मैं अंदर ले जाना भूल गई थी। उस लड़की की आवाज और बेड पर पड़े कपड़े देखकर कुणाल के पैर कांपने लगे। डर के मारे सारा शरीर पसीना पसीना हो गया। वो अपने आप से ही बड़बड़ाने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये ये सिर्फ वहम है। रागनी मर चुकी है। उसे उसे मैंने अपने हाथों से मारा था। कुणाल, प्लीज जल्दी करो ना। मैं कब तक ऐसे ही बाथरूम में बैठी रहूंगी? प्लीज यार, जल्दी दो ना। बाथरूम से एक बार फिर से कुणाल को रागनी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर कुणाल का दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे मुंह से निकल कर बाहर गिर पड़ेगा। मारे डर और घबराहट के उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने डर को काबू करने की एक नाकाम कोशिश करते हुए उस होटल के कमरे से भाग जाने का प्रयास करा, लेकिन उसके पैर बाहर जाने के वजह बाथरूम की तरफ मुड़ गए। वो घिसटता हुआ बाथरूम की तरफ खिंचा जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस तरफ खींच रही हो। जैसे ही वह बाथरूम के गेट के सामने पहुंचा, गेट अपने आप खुल गया और वह खिंचता हुआ अंदर पहुंच गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी डर के मारे चीख निकल गई। अंदर बाथटब में 19 से 20 साल की लड़की की अर्धनग्न लाश पड़ी हुई थी, जिसे कुणाल रागनी कह रहा था। उसकी गर्दन, पेट, हाथ और जांघ पर चाकू से बड़ी बेदर्दी से काटने के निशान थे, और वो चाकू उसकी एक आंख में आधा धंसा हुआ था। उसकी लाश के घाव से अभी भी खून रिस रहा था। बड़ी ही बेदर्दी से उसका कत्ल करा गया था। कुणाल के अंदर पहुंचते ही रागिनी ने अपनी इकलौती बंद आंख खोल दी और बाथटब में लेटे-लेटे ही जोरदार ठहाके लगाने लगी। नहीं, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। तुम फिर से जिंदा नहीं हो सकती। मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हें मारा था। ये ये जरूर कोई सपना है। राज के गले से घुटती हुई आवाज बाहर आई। तू बिल्कुल सही कह रहा है। यह सब सच नहीं है। मैं भी जिंदा नहीं हूँ। मुझे तो तू 2 साल पहले ही मार चुका है। लेकिन यह बिल्कुल सच है कि ये तेरा सपना है, और तेरे इस सपने में मैंने कब्जा कर लिया है। अब तेरे साथ इस सपने में जो भी होगा, वह सब कुछ सच में होगा। पता है कैसे? देख, मैं करके बताती हूँ। और फिर रागिनी ने अपनी आंख में धंसे चाकू को खींचकर बाहर निकाल लिया। चाकू खींचते ही आंख से खून का फव्वारा सा छूट गया। उसने चाकू को कुणाल के गाल में घुसाते हुए धीरे-धीरे खींचना शुरू कर दिया। कुणाल की दर्दनाक चीखें सुनकर उसका रूम पार्टनर अजय हड़बड़ा कर नींद से उठ बैठा। उसने देखा कि कुणाल बेड पर आंख बंद करके लेटा हुआ तड़प रहा था। उसके गाल पर एक घाव अपने आप छोटे से बड़ा होता जा रहा था। उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसने कुणाल को पकड़कर झिझोड़कर उठाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। और इधर सपने में तुझे बड़ा शौक था ना, लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने और फिर बाद में ब्लैकमेल करने का। मुझे भी तूने ऐसे ही बर्बाद करा था। और जब मैंने तेरा राज फाश करना चाहा, तो तूने कितनी बेदर्दी से मेरा कत्ल कर दिया था। अब देख, मैं तेरा कैसा खून करती हूँ, और फंसेगा तेरा दोस्त जो तेरे सारे बुरे कामों में साथ था। और फिर रागिनी ने चाकू से कुणाल के सारे शरीर पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिए। उस रूम में बेहद दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। उसका पार्टनर अजय डर के मारे थर-थर कांपते हुए रूम के एक कोने में खड़ा था।
उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी ही देर में कुणाल का चीखना चिल्लाना बंद हो गया। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। अजय अभी भी मूर्ति बने कोने में खड़ा था। पुलिस जब दरवाजा तोड़कर अंदर आई, तब भी अजय उस कोने में मूर्ति बना खड़ा था। उसने रो रो कर कई बार कहा कि उसने राज को नहीं मारा, लेकिन पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उस कमरे से राज को सफेद चादर में और अजय को हथकड़ी में बाहर ला रहे थे। उस कमरे में रागिनी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रही थी। अब उसकी एक आंख में अजीब सी शांति थी। मेरा नाम अमन है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। और जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह बिल्कुल सच्ची है। ये लगभग 20 साल पहले की बात है। मेरे पापा के एक चचेरे भाई हैं, जिनका नाम मनोज है। मनोज उस समय जवान थे और रात-रात भर अपने दोस्तों के साथ मस्ती किया करते थे। एक रात करीब 2 बजे के बाद अपने दोस्तों से विदा लेने के बाद वो अपने बिल्डिंग के पास एक बरगद के पास बैठकर सिगरेट पीने लगे। तभी एक औरत जिसने बुर्का पहना हुआ था, उसने अपने हाथ में एक बच्चा लिया हुआ था। मनोज से आकर बोली, भैया, मुझे बाथरूम जाना है। क्या आप मेरे बच्चे को संभाल लेंगे? मनोज ने शराब पी हुई थी और वह नशे में भी था। इसीलिए उसे उस समय कुछ ज़्यादा नहीं सूझा। नशे में ना होते तो शायद इतनी रात बच्चे को किसी औरत को लेकर देखकर ज़रूर सोचते कि ये यहाँ क्या कर रही है। उन्होंने बच्चे को ले लिया और वह औरत पास ही के एक पब्लिक टॉयलेट में चली गई। बहुत देर हो गई, लेकिन वह औरत वापस नहीं आई और साथ ही मनोज को महसूस हो रहा था कि वह बच्चा जिसको मनोज ने गोद में लिया हुआ था, वो भी साइज में बड़ा होता जा रहा था और उसका वजन भी बढ़ गया है। मनोज को लगा शायद नशे की वजह से उसको ऐसा वहम हो रहा है, लेकिन धीरे-धीरे बच्चे का वजन और भी बढ़ता गया और अचानक मनोज का माथा ठनका। उसने सोचा कि उस औरत को गए काफी वक्त हो चुका है और साथ ही यह बच्चा भी बहुत अजीब है। उन दिनों शहर में काफी क्राइम था और गुंडागर्दी भी रहती थी। इसीलिए एक औरत को इतनी रात में निकलना और भी ज्यादा खतरनाक था। मनोज उठा और उस टॉयलेट की ओर चल दिया, जिस टॉयलेट में वो औरत गई थी, और उसके बाहर जाकर उस औरत को आवाजें लगाने लगा। तभी उसने देखा कि उसके गोद में जो बच्चा है ज्यादा ही भारी हो गया है और उसके पैर भी कुछ ज्यादा ही लंबे हो गए हैं, इतने लंबे कि वह नीचे जमीन पर छू रहे थे। वो समझ गया कि औरत और वो बच्चा जरूर कोई छलावा है और उन्हें अपने दादाजी की बात याद आ गई। अगर कोई छलावा हम पर चढ़ गया या हमने उसे पकड़ा हो तो उसे जोर से जमीन पर पटक देना चाहिए और भाग जाना चाहिए। मनोज ने ठीक वैसा ही किया। हाथ में पकड़े उस चीज को जोर से जमीन पर पटका और तेजी से बिल्डिंग की तरफ भागने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर बाईं तरफ गई। उसने देखा कि वही बुर्के वाली औरत बिल्डिंग के सामने खड़ी है, ठीक उनकी बिल्डिंग जितनी ही बड़ी हो चुकी है। वह बिल्डिंग कुछ 15 मीटर लंबी थी और वह औरत भी उतनी ही लंबी हो चुकी थी। ये देखकर तो मनोज के होश ही उड़ गए और वह बिना कुछ सोचे समझे पीछे की तरफ भागने लगा, जिस तरफ हमारा घर था। वह भागते हुए घर पहुंचा। उस समय तक मैं पैदा भी नहीं हुआ था। घर पर सभी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, इतने डरे क्यों हुए हो? मनोज ने सब कुछ बता दिया और इसके बाद मनोज को 3 हफ्तों तक बहुत तेज बुखार आया और वह बिस्तर पर ही पड़े रहे। उस रात के बाद मनोज ने सिगरेट, शराब
और आवारागर्दी जैसी सारी बुरी आदतें छोड़ दीं। ऐसे ही और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।